हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की इस वीडियो में हम लिटरेरी टर्म्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो हमारे टीजीटी, पीजीटी और अदर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और सच में आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो ध्यान से देखिएगा और कॉपी पेन लेके बैठिए और देखिए आप इसमें कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। और बिलीव मी, सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। So question number 1, complete the sentence. So here, the reversal of fortune of a tragic hero is called. तो जो रिवर्सल ऑफ फॉर्चून है ऑफ अ ट्रेजिक हीरो, तो उसको क्या बोलते हैं। किसी भी जो ट्रेजिडी दिखाई जाती है, किसी ट्रेजिडी में, किसी प्ले में जो मतलब हीरो दिखाया जाता है, तो वो क्या होता है, उसका फॉर्चून पहले तो अच्छा चल रहा होता है और फिर बाद में वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। मीन्स अचानक से वो गुड टू बैड वो चेंज हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड। ऑप्शंस आर कैथारसिस, बी पेरिपेटिया, सी एपिस्टल एंड डी पोएसिस। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी ए पेरिपेटिया। क्वेश्चन नंबर 2, हु कोटेड दीज लाइन्स अबाउट ट्रेजिडी। तो ट्रेजिडी के बारे में ये जो लाइन्स हैं ये हमें बतानी है, किसने बोली है। द प्लॉट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सोल ऑफ ट्रेजिडी एंड कैरेक्टर होल्ड्स द सेकंड प्लेस। तो इन्होंने क्या किया है, प्लॉट को तो ट्रेजिडी के फर्स्ट प्लेस दिया है इन्होंने, एंड जो कैरेक्टर्स हैं उनको इन्होंने सेकंड प्लेस दिया है। तो किसकी कोटेशन है ये। ऑप्शंस आर ए प्लेटो, बी एरिस्टोटल, सी शेक्सपियर एंड डी Longinus. So here the correct answer will be B Aristotle. Question number 3, who defined tragedy in the following manner। तो किसने ट्रेजिडी को इस मैनर में डिफाइन किया है। ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। जो ट्रेजिडी होती है वो क्या होती है, एक्शन का इमिटेशन होती है, किसी भी एक्शन का वो इमिटेशन होती है। दैट इज सीरियस, जो सीरियस होती है, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, और किसी सर्टेन मैग्नीट्यूड से होती है। तो ये सब ट्रेजिडी के बारे में किसने बोला है। ऑप्शन ए प्लेटो, बी शेक्सपियर, सी एरिस्टोटल एंड डी लॉन्गिनस। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी सी एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल का दिया हुआ ये कोटेशन है यहाँ पे। देन फोर्थ क्वेश्चन इज, तो वेरी इंपॉर्टेंट वी कैन से, इस टाइप के क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा आते ही हैं एग्जाम में। मोरालिटी प्लेज वर रिटर्न। तो जो मोरालिटी प्लेज थे वो कब लिखे गए थे, तो ये टीजीटी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर ए in the 15th and 16th century, B in the 17th century, C in the 18th century and D in the 19th century. So here correct answer will be A in the 15th and 16th century. Question number 5, the originator and namer of deconstruction। तो जो डीकंस्ट्रक्शन है ये एक टर्म है, इसको बताना है हमें कौन इसका ओरिजिनेटर है और किसने इसको नेम दिया है डीकंस्ट्रक्शन। ऑप्शन ए जैक्स डेरिडा, बी फ्राइड्रिच नीस्टेजे, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, देन सी मार्टिन हीडेगर एंड डी सिगमंड फ्राइड। तो आई थिंक फ्राइड शुड बी हेयर, स्पेलिंग मुझे लग रहा है थोड़ा गड़बड़ है इसकी, आप देख लीजिए। सो हेयर करेक्ट आंसर शुड बी ए जैक्स डेरिडा। तो जैक्स डेरिडा का दिया हुआ टर्म है डीकंस्ट्रक्शन, और इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 6, वैसे तो सारे ही क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट हैं। द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग अ सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट को डिमिनिश करने की जो एक लिटरेरी आर्ट है
बाय मेकिंग इट रिडिक्यूलस, उसको रिडिक्यूलस बनाते हुए, एंड इवोकिंग टुवार्ड्स इट द एटीट्यूड्स ऑफ अम्यूजमेंट एंड स्कॉन इज कॉल्ड। तो किसी भी लिटरेरी, एक ऐसी लिटरेरी आर्ट जो किसी भी सब्जेक्ट को क्या करती है, डिमिनिश कर देती है, उसकी वैल्यू को घटा देती है, उसके ऊपर जो मतलब रिडिक्यूलस वे में उसको जो रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह की आर्ट को बोला है कि इस तरह की आर्ट को क्या बोलते हैं, एलिगरी, मेलोड्रामा, पैरोडी और सटायर। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी सी, पैरोडी। Question number 7. What does the term curtain raiser indicates in drama? तो ड्रामा में जो कर्टेन रेजर जो टर्म है वो क्या इंडिकेट करती है? ऑप्शन ए, वन हु रेज कर्टेन्स, बी, अ मॉडर्न ड्रामा ऑफ सीरियस नेचर, देन सी, सुपर नेचुरल एजेंसी इन ड्रामा विच रिवील्स सम ट्रूथ, एंड डी, a short play before the main play. So yes, that is the correct answer here, a short play before the main play. तो जब एक बड़ा सा प्ले आता है, मेन प्ले होता है जो, उससे पहले एक छोटा सा जो शॉर्ट प्ले दिखाया जाता है, that is called curtain raiser. Question number 8. What is meaning of the expression एवेंट गार्डे? तो एवेंट गार्डे का हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन का मीनिंग बताना है। ऑप्शंस आर ए, अनइंटेंशनल एटीट्यूड, बी, रिडिक्यूलिंग एटीट्यूड, सी, ट्रेजिक कंक्लूजन, एंड डी, न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हेयर, न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव। एक ऐसी राइटिंग जिसमें कि हम कुछ नया लेके आए, बाकी जो मतलब घिसा पिटा चल रहा होता है जेनर, उससे अलग हम जब कुछ नया लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एवेंट गार्डे। क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक? तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक क्या होती है? ऑप्शन ए, टेक्निक विच डिपिक्ट्स द इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स, B, a study of relation between words and things, C, a theatrical device, and D, a particular kind of knowledge. So here correct answer will be A, technique which depicts the inner thoughts and feelings. तो जो हमारी विचारों को, हमारी फीलिंग्स को जो बीच में उनके को रिलेशन दिखाती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। Question number 10. Another name for vers libre is? तो वर्स लिब्रे का हमें दूसरा नाम बताना है, क्या है? ऑप्शन ए, फ्री और ओपन वर्स, बी, ब्लैंक वर्स, सी, कोर्टली वर्स, एंड डी, नन ऑफ द अबव। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी ए, फ्री वर्स। और ये क्या है? एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच से लिया गया है ये वर्ड, वर्स लिब्रे, दैट मीन्स फ्री वर्स और ओपन वर्स। क्वेश्चन नंबर 11. आ सिजूरा इज आ डैश इन अ लाइन? तो सिजूरा क्या है एक लाइन में? पॉज, सिलेबल, स्ट्रेन और एसेंट। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी ए, पॉज। तो जब हम कोई लाइन लिख रहे होते हैं तो उस लाइन के बीच में जो पॉज आता है, दैट इज कॉल्ड सिजूरा। क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज पोइटिक लाइसेंस? अब हमें बताना है पोइटिक लाइसेंस क्या होता है। ऑप्शन ए, पोइट्री रिटन टू एस्टेब्लिश्ड रूल्स एंड regulations of versification, B, royal permission to write poetry, C, liberties with language and facts in poetry, and D, poetic norms of a particular period. So here correct answer will be C, liberties with language and facts in poetry. तो poetic license वही होता है कि जो poet है, जो poetry लिख रहा है, उस पर्सन को पूरी लिबर्टी चाहिए, पूरी फ्रीडम चाहिए, मीन्स ही कैन राइट वॉट एवर ही वॉन्ट। वो ये कोई नहीं देखेगा कि रियल लाइफ में इसका कुछ मीनिंग है या नहीं, ऐसा होता है या नहीं। वो पूरी तरह से फ्री है अपने वर्ड्स में अपने विचारों को
एक्सप्रेस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस। और ये किसने दिया था, ये राइमर का दिया हुआ है पोएटिक लाइसेंस। क्वेश्चन नंबर 13, द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड इज कॉल्ड। तो जो हमारा अनब्रोकन फ्लो होता है किसका, थॉट का, हमारे विचारों का और हमारी अवेयरनेस का, जागरूकता का, इन द वेकिंग माइंड इज कॉल्ड। जो हमारे वेकिंग माइंड में जो अनब्रोकन फ्लो है हमारे विचारों का, हमारे अवेयरनेस का, उसको बताना है कि क्या कहते हैं। ऑप्शन ए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, बी एपिफेनी, सी नेगेटिव कैपेबिलिटी एंड डी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। सो अगर आपका ऑप्शन यहाँ पे ए लगाया है आपने, सो दैट इज कंप्लीटली राइट, तो आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज मेंट बाय कैथारसिस। तो कैथारसिस हमें बताना है यहाँ पे क्या होता है। तो ऑप्शन ए ट्रेजिक फ्लो इन द एंटागोनिस्ट, तो एंटागोनिस्ट में जो ट्रेजिक फ्लो होता है, बी ट्रेजिक फ्लो इन द प्रोटैगनिस्ट, सी फॉल्स स्टेप टेकन इन डार्क एंड डी परगेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। सो दैट इज द करेक्ट आंसर हेयर, ऑप्शन नंबर डी परगेशन ऑफ इमोशंस एंड पिटी एंड फियर। तो देखिए कैथारसिस क्या होता है, जो पुराने टाइम पे लोग जो ज़्यादातर जो ये मजदूर क्लास होती है या जो काम से सताए हुए लोग होते हैं, अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भरा होता है, तो वो ऐसे किसी ट्रेजेडी को देख करके जो उनके अंदर जो परगेशन होता था इमोशंस का, जो उनके इमोशंस बाहर आते थे, दैट इज कॉल्ड कैथारसिस। कि किसी भी वर्क को देखकर जो हमारे इमोशंस बाहर आते हैं, चाहे वो फियर की वजह से हो, दया की वजह से, पिटी की वजह से हो, मीन जो भी हमारे इमोशंस बाहर आते हैं, दैट इज कॉल्ड कैथारसिस। क्वेश्चन नंबर 15, द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लाइज। तो ये जो डिस्टोपिया जो टर्म है ये इम्प्लाई हुई है, मतलब ये क्या है ये हमें यहाँ बताना है। ऑप्शन ए प्लीसेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, बी अनप्लीसेंट रियल वर्ल्ड, सी प्लीसेंट रियल वर्ल्ड एंड डी अनप्लीसेंट imaginary world. So here correct answer will be D unpleasant imaginary world. तो एक ऐसा imaginary world जहाँ पे सिर्फ दुख ही दुख हो, that is called dystopia. Now question number 6, what is the theme of प्रोलेटेरियन नोवेल। तो प्रोलेटेरियन नोवेल जो इज अ टाइप ऑफ नोवेल, इसमें हमें बताना है इसकी थीम क्या होती थी। ऑप्शन ए एरिस्टोक्रेटिक क्लास, बी वॉरियर्स, सी मिडिल क्लास एंड डी वर्किंग क्लास। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, वर्किंग क्लास। क्वेश्चन नंबर 17, a character which remains almost unchanged throughout the story is called। तो एक ऐसा कैरेक्टर जो पूरी की पूरी स्टोरी में क्या रहता है, अनचेंज्ड रहता है, जिसका जो कैरेक्टर है, जिसका जो किरदार है वो बिल्कुल नहीं बदलता, पूरी तरह से सेम बना रहता है, तो उस किरदार को, उस कैरेक्टर को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए राउंड कैरेक्टर, बी ड्रामेटिक कैरेक्टर, सी कैरिकेचर एंड डी फ्लैट कैरेक्टर। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी डी फ्लैट कैरेक्टर। तो पूरी तरह फ्लैट रहता है ये, इसमें कोई भी चेंज नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज क्लोसेट ड्रामा। तो क्लोसेट ड्रामा क्या होता है। ऑप्शन ए ड्रामा टू बी एक्टेड इन ओपन, बी ड्रामा टू बी रेड, सी ड्रामा टू बी एक्टेड इंडोर एंड डी ड्रामा टू बी परफॉर्म्ड इन स्ट्रीट्स। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, ड्रामा टू बी रेड। जैसे जॉन मिल्टन का है सैमसन एगोनिस्टिस, इस तरह के जो वर्क होते हैं जिनको हमें परफॉर्म करने के लिए हम नहीं लिखते किसी थिएटर में, किसी स्टेज पे, बल्कि वो सिर्फ पढ़ने के लिए होते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोसेट ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 19,
द करेक्ट टर्म फॉर अ पर्सन ऑफ अ मटेरियल आउटलुक एंड इंडिफरेंट टू कल्चर एज। तो इसको एक तरह से वन वर्ड है ये, इस टर्म को बताना है हमें कि एक पर्सन जो पूरी तरह से क्या है, मटेरियल आउटलुक का है, मीन्स भौतिकतावादी वी कैन से, एंड इनडिफरेंट टू कल्चर, और अपने कल्चर के लिए पूरी तरह से इनडिफरेंट है, पूरी तरह उदासीन है। तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए फिलिस्टीन, बी बारबेरस, सी नोमैड, एंड डी एनार्किस्ट। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर, फिलिस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 20, ऑटोबायोग्राफी मीन्स। तो ऑटोबायोग्राफी का मीनिंग बताना है, और ये TGT 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, बी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, सी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन एज रिफ्लेक्टेड इन हिज राइटिंग्स, एंड डी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन क्रिएटेड इन painting by himself. So here correct answer will be B, the life history of a person written by himself. तो देखिए जैसे हम अपनी बायोग्राफी अपने आप लिखने लगे, मीन्स राइटर जो बायोग्राफी लिख रहा है और राइटर भी वही है, तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। लेकिन अगर बायोग्राफी लिखने वाला कोई और है तो उसको बायोग्राफर बोलते हैं, और उस वर्क को बायोग्राफी बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज बी, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन की लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय हिमसेल्फ, और वो पर्सन लिखने वाला जो है वो खुद ही है। क्वेश्चन नंबर 21, तो ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कितनी बार। क्वेश्चन नंबर 21, मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक माइथोज सिग्निफाइंग। तो इस दैट मीन्स ऑप्शन ए इमेजिनेशन, बी चिल्ड्रन स्टोरीज, सी आ स्टोरी प्लॉट, ट्रू और इन्वेंटेड, एंड डी कैरेक्टर्स फ्रॉम द पास्ट। तो ये जो मिथ है ये भी देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। जो मिथ वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से निकला है, ग्रीक वर्ड माइथोस से निकला है, और इसमें हमें बताना है ये क्या होता है इसमें। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर, आ स्टोरी और प्लॉट। इसमें एक स्टोरी या प्लॉट होती है दैट इज ट्रू और इन्वेंटेड, वो सच्ची भी हो सकती है और वो इन्वेंटेड अपने आप इन्वेंट की हुई भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 22, डिनोमेंट। तो डिनोमेंट क्या होता है? डिनोमेंट इज रिलेटेड टू एन एसे, अ प्ले, अ लिरिक और एन एलिजी। So here correct answer will be B, a play. Question number 23, an eclogue is। तो eclogue क्या होता है? A long poem, a short poem, a pastoral or a short dialogue. So here correct answer will be C, a pastoral. Question number 24, a sudden and ridiculous descent from the exalted to the commonplace and ordinary, especially when a writer striving for the noble or pathetic achieves the ludicrous, is best expressed by the term। Option A the comic relief, B bathos, C melodrama, and D paradox। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी बाथोज। और बाथोज क्या होता है? ये एंटी क्लाइमैक्स को ही बोलते हैं हम, जिसमें कि जो इवेंट्स हैं वो आगे असेंडिंग ऑर्डर में ना चल के डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। मीन्स पहले कोई इंपॉर्टेंट पार्ट्स को दे देते हैं और उसके बाद उसमें कम इम्पोर्टेंट पार्ट्स को बढ़ाते जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बाथोज। क्वेश्चन नंबर 25, कैथारसिस। तो कैथारसिस बताना है हमें। is related to tragedy, is related to comedy, is related to sonneting, and is related to farce। So here correct answer will be A, is related to tragedy।
क्योंकि ट्रेजिडी को ही देख के लोगों में जो फीलिंग्स जो अराउज होती हैं और वो उनका परगेसन होता है। क्वेश्चन नंबर 26, कोरस। तो कोरस बताना है क्या है यहाँ पे। ऑप्शन ए इज अ ब्रांड ऑफ राइटिंग इंक्स, इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा, इज अ ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस, or is a group of DJ dancers. So here correct answer will be B, is a group of singers in drama. Question number 27, comic relief implies। तो comic relief हमें बताना है यहाँ पे। ऑप्शन ए the interval in the play or film, a hilarious comedy, a short humorous episode interrupting a tragedy, and D the effect of catharsis. So here correct answer will be C, a short humorous episode interrupting in a tragedy। तो देखिए सब चीज़ों का इलाज होता है हमारे राइटर के पास। तो जो ट्रेजिडी लिखने में जो कैथारसिस होता है, मीन्स लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनके इमोशंस बाहर आने लगते हैं, तो उसी के रिलीफ के लिए वो क्या होता है, कॉमिक रिलीफ होता है। एक छोटा सा ह्यूमरस एपिसोड दे देते हैं जो लोगों को बीच बीच में रिलीफ दिलाता रहता है ट्रेजिडी में। क्वेश्चन नंबर 28, बीट राइटर्स। अब बीट राइटर्स हमें बताने हैं उन्होंने कब लिखा था। तो रोट इन 1950, रोट इन 1940, 1960 और 1980। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रोट इन द 1950s। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज सोलिलोकी। तो सोलिलोकी क्या है। एन एक्टर सीक्रेट थॉट्स अटर्ड अलाउड, बी सीक्रेट स्पीच। सो ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, ऑप्शन ए ही करेक्ट है यहाँ पे, अ एक्टर सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड। क्वेश्चन नंबर 30, persona, tone and voice reflect in recent criticism. Option A, tendency to highlight characterization, tendency to disregard plot in modern novels, tendency to infuse as a major literary tool, and the tendency to think all narrative and lyrical words of literature and discourse. So here the correct answer will be A, the tendency to highlight characterization. Question number 31, he resembles the animal that browse on thistles. तो इसमें हमें बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। So here correct answer will be B, periphrasis. Question number 32, who among the following was the first poet laureate officially appointed by the British sovereign। तो देखिए सबसे पहला जो ऑफिशियली पोइट लोरिएट बना था उसका हमें बताना है नाम यहाँ पे। तो पहले क्या होता था, अनऑफिशियली बस अनाउंस कर देते थे ही इज पोइट लोरिएट, लेकिन ये जो पोइट लोरिएट हैं ये पहली बार ऑफिशियली मीन्स रिटन वे में इनको जो अपॉइंट किया गया था। तो इनका नाम हमें बताना है यहाँ, बेन जॉनसन, रॉबर्ट साउदी, ड्राइडन एंड वर्ड्सवर्थ। करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर, ड्राइडन। Question number 33, the fall of dash in 1453 marks the beginning of Renaissance in Europe। तो किसके फॉल के साथ इन 1453 में यूरोप में रिनेसा की बिगिनिंग हुई। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी डी, कॉन्स्टेंटिनोपल। क्वेश्चन नंबर 34, हु इज नोन द पोइट्स पोइट। तो पोइट्स पोइट के रूप में किसको जाना जाता है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, नॉट टू वेस्ट टाइम। ऑप्शन नंबर सी, एडमंड स्पेंसर। 35 क्वेश्चन, WH ओडेन बिलोंग टू। तो जो WH ओडेन है वो कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते थे। ऑप्शन ए प्रेजेंट सेंचुरी, बी 19th सेंचुरी, सी 18th सेंचुरी एंड डी 20th सेंचुरी। तो हेयर करेक्ट आंसर विल बी डी, 20th सेंचुरी। तो ये गाल्सवर्दी भी हमारे 20th सेंचुरी से बिलोंग करते थे और ऐसे ही WH ओडेन भी 20th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 36, द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन। तो जो ग्लोब थिएटर है उसमें कब आग लग गई थी, कब वो जल गया था।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1613। तो 1613 में वो जल गया था पूरी तरह से। क्वेश्चन नंबर 37, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स हैज नॉट वॉन द नोबेल प्राइज। इन सभी में से किसने नोबेल प्राइज नहीं जीता है। और इस टाइप के क्वेश्चन सच में दिमाग हिला देने वाले होते हैं। ऑप्शन ए टी.एस. इलियट, बी मुल्कराज आनंद, सी विलियम फॉकनर एंड डी अर्नेस्ट हेमिंगवे। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी बी मुल्कराज आनंद। क्वेश्चन नंबर 38, क्रोनिकल प्लेज वर पॉपुलर इन। तो जो क्रोनिकल प्लेज थे वो कौन सी सेंचुरी में पॉपुलर हुए थे, 19, 18, 17 और 16 सेंचुरी। सो क्वेश्चन नंबर 38, द करेक्ट आंसर विल बी डी 16 सेंचुरी। तो 16 सेंचुरी में क्रोनिकल प्लेज पॉपुलर हुए थे। क्वेश्चन नंबर 39, रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फेमस फॉर हिज। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने कौन से जेनर के लिए इम्पोर्टेंट हैं, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स और प्लेज। तो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। क्वेश्चन नंबर 40, इन हाउ मैनी इंडियन लैंग्वेजेज द साहित्य अकेडमी अवार्ड्स आर गिवन। तो कितने इंडियन लैंग्वेजेज में, कितनी भारतीय भाषाओं में साहित्य अकेडमी अवार्ड्स दिया जाता है। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी सी 22 लैंग्वेजेज में। क्वेश्चन नंबर 41, अलेक्जेंडर पोप सेड द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड अबाउट। तो ये जो कोटेशन इन्होंने बोली है ये इन्होंने किसको रिमार्क किया है, डेफो, फ्रांसिस बेकन, मिल्टन और ड्राइडन। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी बी फ्रांसिस बेकन। क्वेश्चन नंबर 42, क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिजीज। तो ये लाइन किसने बोली है, वर्ड्सवर्थ, गोएथ, कोलरिज एंड बैरन। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी बी गोएथ। तो मैं तो इसे गोएथ बोलती हूँ, आई थिंक गोथे है ये। क्वेश्चन नंबर 43, द मूवमेंट ऑफ रिटर्न टू नेचर। तो ये जो मूवमेंट है रिटर्न टू नेचर हैज़ टू डू विद, तो ये बताना है कौन सी एज से रिलेटेड है। ऑप्शन ए द न्यू क्लासिकल एज, बी द रोमांटिक एज, सी द रेस्टोरेशन एज एंड डी नन ऑफ दीज। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी बी द रोमांटिक एज। क्वेश्चन नंबर 44, द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज एसोसिएटेड विद। तो ये फ्रेज हमें बतानी है किससे एसोसिएटेड है, बायरन, कीट्स, कोलरिज एंड वर्ड्सवर्थ। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी सी कोलरिज। क्वेश्चन नंबर 45, द टाइप ऑफ फिक्शन whose setting is in the medieval period, often in a gloomy castle replete with dungeons, subterranean passage and usage of ghosts and mysteries is called। तो ऐसे नोवेल जिसमें क्या है, ग्लूमी कैसल दिखाया जाता है, एक कोई डरावना सा किला ले लिया जाता है, कोई जो डंजन ले ली जाती है, कोई पुरानी कोठरी या जो स्टोर रूम टाइप जो होते हैं, अंधेरी गुफाएं होती हैं, या उसमें क्या दिखाए जाते हैं, घोस्ट दिखाए जाते हैं। तो रिलेटेड टू मिस्ट्रीज कुछ रहस्यमयी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो ऐसे नॉवेल्स को क्या मतलब कौन से नॉवेल्स होते हैं वो, ऑप्शन ए पिकारेस्क्यू नॉवल, बी गोथिक नॉवल, सी एपिस्टोलरी नॉवल एंड डी हिस्टोरिकल नॉवल। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी बी गोथिक नॉवल। क्वेश्चन नंबर 46, द वर्ड पिकारेस्क्यू हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम। तो जो वर्ड है पिकारेस्क्यू ये कौन से लैंग्वेज से निकल के आया है, लैटिन वर्ड पिकारो, बी ग्रीक वर्ड पिकारो, सी इटालियन वर्ड पिकारो एंड डी स्पेनिश वर्ड पिकारो। सो यस, डी इज द करेक्ट आंसर हेयर, स्पेनिश वर्ड पिकारो। क्वेश्चन नंबर 47, द डिफाइंड रोमांटिसिज्म इज
वेट हु डिफाइंड रोमांटिसिज्म एज द रिनेसा ऑफ वंडर। तो किसने रोमांटिसिज्म को डिफाइन किया है एज रिनेसा ऑफ वंडर के रूप में? ऑप्शन ए थियोडर वॉट्स डंटन, बी जॉन कीट्स, सी वर्ड्सवर्थ एंड डी वॉल्टर पीटर। So here correct answer will be A Theodore Watts Dunton. Then 48 who said romanticism is an addition of strangeness to beauty। तो ये लाइन किसने बोली है रोमांटिसिज्म के लिए? सो इसका करेक्ट आंसर है डी वॉल्टर पेटर। क्वेश्चन नंबर 49 हु कॉइन्ड द फ्रेज liberalism in literature? So A Victor Hugo, B John Keats, C Wordsworth and D Walter Pater. So here correct answer will be A Victor Hugo. Question number 50 The phrase sentimental melancholy is associated with। तो ये जो फ्रेज है सेंटिमेंटल मेलंकली ये किससे एसोसिएटेड है, किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन ए थॉमस ग्रे, बी कोलरिज, सी रॉबर्ट बर्न्स एंड डी जॉन कीट्स। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी ए थॉमस ग्रे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और हाँ, आपके जो भी कमेंट्स हैं आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए। जो भी आपके फीडबैक्स हैं और किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो प्लीज़ वो भी मेंशन कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।